नमस्कार। देश दुनिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के मानवाधिकार आयोग की वेबसाइट पर बैन लगा दिया है। पिछले कुछ सालों से बलूचिस्तान में काम कर रहे इस ग्रुप ने यहां होने वाले लोगों के शोषण के मामलों को उजागर किया है। पाकिस्तान प्रशासन ने बलूचिस्तान मानवाधिकार आयोग की वेबसाइट पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक ये मानवाधिकार संगठन एक एनजीओ है। इस एनजीओ को कई तरह के मीडिया प्रतिबंधों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये एनजीओ कुछ विदेशी देशों जैसे स्वीडन, फ्रांस और यूके में भी मौजूद है। पिछले कुछ सालों से ये ग्रुप बलूचिस्तान में सक्रिय है और यहां होने वाले मानवाधिकार हनन से जुड़े मामलों को लगातार उजागर कर रहा है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं हांगकांग की। जी हां, आपको बता दें कि हांगकांग में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया है कि 12 से 65 वर्ष के 230 लोगों को गैर कानूनी तरीके से एकत्रित होने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला सामान हाथों में लेने और पहचान पत्र नहीं दिखाने जैसे अनेक आरोपों के आधार पर पकड़ा गया है। पुलिस ने एक बयान में कहा है कि 19 लोगों को रोग नियंत्रण और रोकथाम कानून का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को घेर लिया था, जिसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने काली मिर्च पाउडर की गोलियां भी चलाई और ऐसे में अब कार्रवाई की गई है। जैसा कि जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है कि 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं अमेरिका की। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका हमेशा से ही चीन पर कोरोना फैलाने का आरोप लगाता रहा है। अमेरिका का आरोप है कि कोविड-19 चीन की वुहान लैब में तैयार हुआ है। वहीं अब आरोपों से बौखलाए चीन ने अमेरिका पर हमला बोल दिया है। चीन ने कोरोना को लेकर लगाए जा रहे आरोपों का खंडन किया है और अमेरिकी राजनेताओं की तरफ से कोरोना को लेकर चीन को कहे जा रहे 24 लाइज यानी झूठ वाले बयान पर आपत्ति दर्ज कराई है। आपको बता दें कि बीजिंग ने ट्रंप प्रशासन पर खुद की असफलताओं को छुपाने का आरोप लगाया है और कहा है कि ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए उन पर आरोप लगा रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और विदेश मंत्री माइक ने दावा किया था कि कोरोना की उत्पत्ति चीन के वुहान शहर में हुई है। वुहान में ही सबसे पहला मामला कोरोना का सामने आया था। और वहीं चीन की अगर बात की जाए तो चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना एक बार फिर से वापसी करता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना मुक्त हो चुके वुहान में 35 दिन बाद 6 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद एक स्थानीय अधिकारी को हटाया गया है। वहीं दूसरी तरफ रूस और उत्तर कोरिया के सटे जिलिन प्रांत के शुलान शहर में 17 लोगों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद चीन की सरकार ने इस शहर में यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन में कुल मिलाकर कोरोना के 82,918 मामले हो चुके हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं भारत की। जी हां, आपको बता दें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को लेकर देश की नर्सेज को शुभकामनाएं दी हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए। आज इंटरनेशनल डे ऑफ नर्सेज है और इस पवित्र अवसर पर ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल का भी 200 इयर्स उनका बर्थ को पूरे हुए हैं और उनकी आज जयंती भी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 12 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ नर्सेज के रूप में घोषित भी किया है। आज यहाँ हमने स्वास्थ्य मंत्रालय में देश की सभी हमारी प्रतिष्ठित नर्सिंग प्रोफेशन और
एएनएम के प्रोफेशन से जुड़ी हुई एसोसिएशंस की राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ और इनके माध्यम से देश भर में लाखों नर्सेज और एएनएम्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपर्क किया, एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया, कुछ वीडियोस रिलीज़ किए, एक पोस्टर रिलीज़ किया और इसके साथ साथ जो इस पवित्र प्रोफेशन से जुड़ी हुई हमारी सभी बहनें और भाई हैं, उनको सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से, अपनी ओर से, पूरे स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही आपको बता दें कि इस मौके पर पंजाब के सेहत मंत्री अस्पताल पहुंचे और सभी नर्सेस को इस खास दिन की शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि सेहत मंत्री ओपी सोनी ने कहा है कि नर्सों को आज सम्मानित किया जा रहा है और इस दौरान कोरोना के प्रकोप को लेकर उन्होंने कहा कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है और उन सभी को घरों में भेजा जा रहा है। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन सबको घर भेजा जा रहा है। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਸਸ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਇਸ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਆ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਇਸ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ है। हमने वहाँ पे दिया। और ये हमने कंसेप्ट किया था कि ये डिस्पोजेबल बेड शीट्स हैं। ये हम 500 पीस पहले हॉस्पिटल को जा चुका है और 500 पीस आज दोबारा हॉस्पिटल को जा रहा है। ये उन पेशेंट्स के लिए है जो कोरोना पॉजिटिव हैं, ताकि उनका जो बेड लिनन है वो हमारे नर्सेज को और हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको उनकी वॉशिंग ना करनी पड़े और उनसे उनके ऊपर इन्फेक्शन आने का कोई रिस्क ना रहे। इसलिए ये डिस्पोजेबल बेड शीट्स दिए जा रहे हैं। ये डिस्पोजेबल बेड शीट रोज़ सुबह इसको बिछाया जाएगा और शाम को इसको फेंक दिया जाएगा। इसके अलावा हमको पता चला था कि वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की इंडिविजुअली हर एक को नहीं मिल रहा, क्योंकि वहाँ पे बड़े कंटेनर्स लगे हुए हैं। सो 1200 बॉटल्स ड्रिंकिंग वाटर की जो है 1 लीटर वाली वो आज हम उसके दे रहे हैं। और उसके अलावा और पंजाब के बाद चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी है। क्या कुछ कहना है उनका, आप भी सुनिए। मुख्यमंत्री जी ने पुनः इस बात पर बल दिया है कि कोई भी श्रमिक पैदल न चले। हर जिलाधिकारी को, जो संबंधित पुलिस अधिकारी हैं, उनको निर्देश दिया है कि जो भी जहां भी रहे उनको वहीं पर जो है व्यवस्था करके बसों में बैठाकर उनको अपने अपने गंतव्य स्थान भेजने से पहले क्वारंटाइन सेंटर में लाकर उनका पूरा विवरण लेकर उनका चिकित्सकीय जो है मेडिकल जो सर्वे होता है वो पूरा कराकर उनका विवरण लेकर उनको सामग्री, खाना, भोजन आदि देकर व्यवस्थित रूप से करें। सभी अधिकारियों को निर्देश मुख्यमंत्री जी ने आज पुनः दिया है कि हर श्रमिक का, हर कर्मी जो बाहर से आ रहा है, हर जो बाहर से व्यक्ति आ रहा है, उसका पूरा सम्मान करें। 1 या 2 मामले में कुछ अधिकारियों ने जो है अगर कहीं गलती की है तो उसके लिए जो है उनको सख्त हिदायत दी है
कि वो आगे से इस तरह की कार्रवाई ना हो और प्रत्येक दशा में हर व्यक्ति का सम्मान करें। मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिया है और कोई भी पैदल न चले। पैदल अगर चल रहा है तो संबंधित जिला प्रशासन और पुलिस उनकी व्यवस्था समुचित रूप से करते हुए उनको घर सुरक्षित पहुंचाएं। ये निर्देश मुख्यमंत्री जी ने आज दिया है। धन्यवाद। और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारी भी दी है। आप भी सुनिए। हमारे सर्वेलेंस की टीम्स लगातार हॉटस्पॉट के एरियाज में और नॉन हॉटस्पॉट के एरियाज में लगातार सर्वेक्षण कर रही हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं और यदि उनमें किसी प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं तो उनके परीक्षण के लिए उसकी सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दी जा रही है। अब तक 70,129 टीमें इस पर कार्य कर चुकी हैं, जिन्होंने 58,53,570 घरों का सर्वेक्षण किया है, जिसमें 2,90,66,744 लोगों का सर्वेक्षण हुआ है इन टीमों के द्वारा और उसके आधार पर लक्षण पाए जाने पर उनके सैंपलिंग की गई है और जहां आवश्यकता हुई वहां पर पॉजिटिव पाने पर उनको चिकित्सालयों में भर्ती कराया गया है। आपके माध्यम से मैं एक बार फिर सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस समय जो हमारे प्रवासी कामगार भिन्न भिन्न राज्यों से लौट रहे हैं, उनमें कई जनपदों में, कई जिलों में उनमें इन्फेक्शन की। और साथ ही आपको बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीपीआई के नेता डी राजा ने चिंता व्यक्त की है। क्या कुछ कहना है उनका, आप भी सुनिए। Pointed out there will be increase and the virus curve will reach the peak in the month of June, July, and it also gives a message to the government at center and the states to take effective measures to contain the virus and control its spread. और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सरकार ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जेलों में कैदियों की भीड़ को कम करने के लिए लगभग 50% कैदियों को अस्थायी रिहा करने का फैसला किया है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जानकारी देते हुए ये बात कही है और क्या कुछ कहना है उनका, आप भी सुनिए। महाराष्ट्र में जितने जेल से उसमें से ऑर्थर रोड जेल, इसमें करीबन 185 कैदियों को कोरोना का संक्रमण हुआ है। उनके ऊपर इलाज चालू है, लेकिन इस प्रकार का कोरोना का संक्रमण बाकी जो जेल में हमारे कैदी हैं उनको ना हो, उसके लिए महाराष्ट्र शासन ने जो करीबन जो 35,000 कैदी अलग अलग जेल में हैं, उसमें से अंडर ट्रायल 5,000 कैदी जिनको 7 साल तक सजा हुई है, ऐसे 3,000 कैदी, और जिनको 7 साल के ऊपर सजा हुई है ऐसे 9,000 कैदी, ऐसे कुल मिला के 35,000 में से 17,000 कैदियों को टेम्पररी पैरोल देने का निर्णय आज हुआ है। लेकिन इसके तहत जिनके ऊपर गंभीर गुने दाखिल है, जैसे कि रेप का गुना या बैंक फ्रॉड या बाकी आर्थिक घोटाला या मोका या ताड़ा या एनपीआईडी, ऐसे जो गंभीर प्रकार के गुने, इनको छोड़ के 17,000 कैदियों को टेम्पररी रिलीफ देके इनको पैरोल मंजूर किया गया है। जी हां, महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और शायद यही वजह है कि इस प्रकार के फैसले प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। जी हां, आपको बता दें कोरोना संकट के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। बंगाल के स्वास्थ्य सचिव विवेक कुमार को हटा दिया गया है। अब इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राहुल सिन्हा ने निशाना साधा है। खाद्य सचिव को हटाया गया, अभी स्वास्थ्य सचिव को बलि का बकरा बनाया गया।
देखिए, खाद्य दफ्तर में, रेशनिंग व्यवस्था में ये जो दुर्नीति और अव्यवस्था, इसके लिए खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक दायी है। उनको नहीं हटा के खाद्य सचिव को हटाया गया और अभी स्वास्थ्य का बेहाल अवस्था के लिए जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी वो तो पर्दा के आड़ाल में चले गए और स्वास्थ्य सचिव को बोली का बकरा बनाया गया। स्वास्थ्य सचिव से कुछ नहीं होगा जब तक सरकार का चिंतन सही दिशा पे नहीं चलेंगे। सरकार संक्रमण को छुपाएंगे, सरकार डेथ को छुपाएंगे, सरकार टेस्टिंग नहीं करेंगे। जितना डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी ऐसा कठिन हालत में भी काम कर रहा है, उनको नकार का दृष्टि में ये लोग देख रहा है, उनका ऊपर प्रभु का आचरण कर रहा है। इसीलिए धीरे धीरे परिस्थिति हाथ का बाहर चला जा रहा है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के पंजाब में वरिष्ठ नेता विनीत जोशी का कहना है कि पंजाब के गरीब और मजदूर खाना और राशन ना मिलने के कारण कई दिनों से भूखे हैं। अब वो सड़कों पर उतर आए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भूख से दुखी होकर कई लोग ऐसे हैं जो बिजली के खंभों पर चढ़ गए हैं और कुछ तो इतने ज्यादा निराश हो चुके हैं कि वो लगातार आत्महत्या कर रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मीटिंग में इन गरीबों की आवाज बनने की जगह पंजाब के मंत्री शराब कारोबार को लेकर अफसरों से झगड़ा कर रही हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। लाचार जरूरतमंद लोग, दिहाड़ीदार मजदूर सड़कों ते आ गए ने क्योंकि पंजाब सरकार उन्होंने एक टाइम तक खाना नहीं दे पा रही, कच्चा राशन नहीं मुहैया करा पा रही। केंद्र सरकार वालों भेजा है राशन भी उन्होंने मुहैया नहीं करवा पा रही। हाल ये हुए ने कि पुलिस इन्हां दे उपर लाठी बरसाती है, लाठियां खाते ने, फिर भी उत्थे राशन लैन वास्ते, खाने वास्ते डटे रहने। हाल तो हो गया लुधियाने के अंदर, मोके के अंदर, मलोट के अंदर, रायकोट के अंदर लोगों ने आत्महत्या कर ली, भुखमरी करके आत्महत्या कर ली पंजाब च। और साडे पंजाब के मंत्रीगण की कर रहे हैं। कल साडी कैबिनेट मीटिंग हुई है, उस पंजाब के मंत्रीगण जड़े हैं अफसरां दे नाल शराब से उलझ के कैबिनेट बायकॉट करने की गल करते हैं। चीफ सैकटरी चले जाते हैं, मीटिंग च बह जाते हैं, शराब की गल करते हैं, पर इन्हां गरीबां की आवाज नहीं बनते। हाल तो इन्ना माड़ा हो गया कि पंजाब कांग्रेस के प्रधान जाखड़ साहब पंजाब के मंत्रियों के नाल जिहड़ा है चीफ सैकटरी के खिलाफ खड़ जाते हैं, पर गरीबां नूं जिहड़ा राशन नहीं मिल रहा, जो लाठियां पैर जिहड़े भुखमरी नाल आत्महत्या करे, उन्हां दी आवाज नहीं बनती। और साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा के सिरसा में इनेलो के चौधरी अभय सिंह चौटाला ने डबवाली स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता की है, पत्रकारों से बातचीत की है। इससे पहले उन्होंने उपायुक्त रमेश चंद्र बेढ़ान को इनेलो पार्टी की तरफ से 200 पीपीई किट और 5000 सैनिटाइजर और साथ ही 30,000 मास्क भी भेंट किए हैं। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए काम नहीं कर रही है। जब से इस देश में बीजेपी, इस प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने ये कहा था कि हम किसान की आय 2 गुना करेंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर देंगे। आय 2 गुना तो बहुत दूर की बात होगी। आज के हालात जो है, आज की जो तारीख में किसान जिन कठिनाइयों से गुजर रहा है, जिन परिस्थितियों में आज किसान है, ऑनलाइन की बात करी गई, जहाँ किसान को आज भी अपनी फसल बेचने में कठिनाई है। आज भी बहुत सारे किसानों के टेलीफोन मेरे पास सुबह से शाम तक बजते हैं, जो ये कहते हैं कि आज तक मेरी सरसों की तुलाई का नंबर नहीं आया। और ऐसे ही बहुत सारे किसान हैं जिनका गेहूँ आज भी अपने घरों में पड़ा है। और जो कोई किसान मंडी में ले गया और बारिश की वजह से जिस किसान की गेहूँ तुली नहीं उस दिन और उस बारिश की वजह से खराब हो गई, बजाय इन सब चीज़ों पे ध्यान देने के किसान की फसल मंगवा ली। जब वो पानी में भीग गई तो उस किसान को कह दिया कि हम तेरी फसल नहीं लेंगे।
जिस किसान ने 20 तारीख को, 21 तारीख को, 22 तारीख को अपनी सरसों तुलवाई या अपनी गेहूं तुलवाई, आज तक उस किसान को जो है उसका भुगतान नहीं हुआ सरकार की तरफ से पैसे का। आज 20 दिन से ज़्यादा हो गए। जो पैसा केंद्र की सरकार ने प्रदेश की सरकार को तो भेज दिया भुगतान के लिए, लेकिन वो उसका बैठे बैठे ब्याज खा रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं उस पैसे का। सरकार में बैठे लोग जो है बजाय किसान को पैसा देने। सरकार का दिवालिया इस बात से पिट गया कि जिस भूपेंद्र सिंह को इन्होंने गिरफ्तार किया है, उसी भूपेंद्र सिंह से 2 नंबर की दारू पकड़ी गई थी और उससे वो दारू पकड़ करके ना तो कहीं थाने में रख करके सीज करी, ना कहीं कोई ऐसा और गोदाम कहीं बनाया। गोदाम भी वो बनाया जो उसकी मदर के नाम से है, उसी के गोदाम में ले जा करके सील कर दिया। तो इसका मतलब एक्साइज और पुलिस दोनों मिल गए। और उसके बाद जो अगली चीज है वो और देखने वाली है कि वहां से जब चोरी कराई तो फिर ये अधिकारी मिले हुए थे। मुझे एक और नई जानकारी मिली है उसकी। ये अपनी क्या इसमें एसआईटी में किस तरह से इसकी इंक्वायरी करेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अपने लेवल पे भी इसकी जांच करवा रहा हूँ, जानकारी ले रहा हूँ इसकी। मुझे जो बड़ी जानकारी मिली है वो ये है कि 3 फैक्ट्रियों से लगातार इस लॉकडाउन के दौरान जो पंजाब और चंडीगढ़ के एरिया में है, वहाँ से दारू हरियाणा में रोजाना इसी आदमी के 6 ट्रक आते रहे, रोज 6 ट्रक अलग अलग जिलों में गए हैं। मैं उन जिलों की भी मुझे जानकारी आ जाएगी और मुझे उन ट्रकों के नंबर तक आ जाएंगे कि किस नंबर ट्रक में दारू आई। ये मुझे पता है कि किन 3 फैक्ट्रियों से आई है, ये मेरे पास जानकारी है। पहले मैं ये देखना चाहूँगा कि इनकी इंक्वायरी के अंदर वो सारी चीज़ें आती है कि नहीं आती है। अगर कहीं कोई इस इंक्वायरी में सरकार के दबाव में अधिकारी आए तो फिर 100% मान के चलो आप साथियों के साथ बैठ करके इनकी पूरी डिटेल से पोल खोलने का। तो आपने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधा गया। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी सीताराम ने लोगों से अपील की है कि अगर उनके पड़ोस में कोई दूसरे राज्य से आया व्यक्ति होम क्वारंटीन तोड़ता है तो उसका फोटो खींचकर व्हाट्सएप कर दिया जाए। शिकायत करने वाले को सिर्फ क्वारंटीन तोड़ने वाले का ब्यौरा देना होगा और पुलिस उस शिकायत पर बिना शिकायतकर्ता को शामिल किए कार्रवाई करेगी। एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ये कोरोना वायरस एक दिन खत्म हो जाएगा। आप दूसरे राज्यों में जाके नौकरी दोबारा करना शुरू करेंगे, लेकिन इन मुकदमों की वजह से आपको हिमाचल वापस आना पड़ेगा और अदालत में मुलजिम बन के कटघरे में खड़ा होना होगा। इसीलिए इन बातों पे आपको ध्यान देना चाहिए और पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। हम कठोर से कठोर धाराएं लगाएंगे और सख्ती बरतेंगे ताकि इस एपिडेमिक को हिमाचल प्रदेश में हम कर। और कोरोना की वजह से जारी देशव्यापी लॉकडाउन के बीच में आखिरकार मंगलवार को हावड़ा स्टेशन एक बार फिर से गुलजार हो गया। रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार लंबे समय के बाद मंगलवार की शाम को हावड़ा स्टेशन से एक नई दिल्ली के लिए ट्रेन रवाना हुई। इसके लिए पूर्व रेल प्रशासन और आरपीएफ ने पूरी तैयारियां की हुई थी। आपको बता दें कि आरपीएफ की तरफ से स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। और वहीं दूसरी तरफ तकरीबन 1000 यात्रियों को लेकर बेंगलुरु से श्रमिक एक्सप्रेस जम्मू संभाग के उधमपुर जिले पहुंची है। ट्रेन से उतरे लोगों की स्क्रीनिंग लगातार की गई। आपको ये भी बता दें कि स्टेशन पर हर जिले के लिए एक डेस्क स्थापित किया गया है। इन डेस्क पर कर्मचारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है। यात्रियों को इन डेस्क पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद यात्रियों को बसों में बैठाकर गृह जिलों की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। इसी व्यवस्था के तहत आज भी यात्रियों को उनके गृह जिले रवाना किया गया।
और अब बात करते हैं बदले हुए मौसम की। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा के सिरसा में मौसम में अचानक से परिवर्तन देखने को मिला। अचानक से बरसात हुई, मौसम में बदलाव आने से आम लोगों को राहत मिली है, लेकिन कुछ लोगों को भारी बरसात से परेशानी भी हुई है। आपको बता दें कि जब लोग मौसम का आनंद ले रहे थे, उसी वक्त मंडियों में खुले आसमान के नीचे गेहूं भीग रहा था। ये भी आपको बता दें कि जिले में कुछ इलाकों में हल्की ओलावृष्टि भी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सिरसा में मौसम सुहावना हो गया। लगातार बरसात होती हुई यहाँ पर नजर आई, कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई है। तो मौसम ने अचानक से करवट ली है और जिसका नतीजा ये है कि कई किसान जो हैं वो परेशान भी नजर आ रहे हैं। हालांकि आम जन इस बरसात को लेकर काफी खुश हैं। नज़रिए से अगर देखा जाए बारिश बहुत अच्छी है, क्योंकि जैसे ही थोड़ी उमस बनती है या एक या दो दिन में जो गर्मी होती है, उस गर्मी के साथ ही बारिश का आगमन हो जाता है। उस हिसाब से जैसे पर्यावरण एकदम साफ और स्वच्छ हो चुका है, तो बारिश ऐसे आ जाती है कि हमें अब ये लगने लग गया है कि सिरसा में भी हम जैसे कहीं पहाड़ी एरिया में रहते हों। परंतु चिंता का विषय ये है कि कई जगह कई मंडियों के अंदर जहाँ गेहूँ और सरसों अभी भी बाहर खुले में पड़ी है और वहाँ पर अगर उठान नहीं उस चीज़ का हुआ, तो वो उनके लिए, जो जिन किसान भाइयों की वो गेहूं है, उनके लिए वो नुकसानदायक है। तो आपने देखा किस तरह से बदले हुए मौसम को लेकर खुशी तो है, लेकिन किसानों की चिंता भी यहाँ देखने को मिल रही है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए देश दुनिया में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।